हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी में हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल आता है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो 15 नंबर के मार्क्स में एग्जाम में आता है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की परिस्थिति सुधारने में राज्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महिला सशक्तिकरण में राज्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे कि महिलाओं की परिस्थिति को सुधारने में राज्य के द्वारा क्या भूमिका निभाया गया है, अर्थात राज्य जो है वो महिलाओं की परिस्थिति सुधारने में क्या क्या किया है उनको सशक्त बनाने में। ठीक है, तो अब हम अपने आंसर को देखते हैं। आंसर है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक लगभग हर क्षेत्र में स्त्रियों का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी तरह विवाह व परिवार के संबंध में भी आज की भारतीय महिला का स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है। इन सबके परिप्रेक्ष्य में राज्य और परिवर्तनकारी शक्तियों की भूमिका का काफ़ी योगदान है। ठीक है, तो गाइज हम क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, लगभग हर क्षेत्र में स्त्रियां क्या है, आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसी तरह से विवाह और परिवार के संबंध में भी आज की जो भारतीय महिला की स्थिति है वो काफ़ी तेज़ी से सुधर रही है। आप देख रहे होंगे पहले की जो महिलाएं होती थी वो शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन आज की जो महिला है उसको समान अधिकार दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में स्त्री की स्थिति में जो सुधार या परिवर्तन आया है उसमें राज्य द्वारा निम्नलिखित भूमिकाएं अदा की गई हैं। ठीक है, तो गाइज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में स्त्री की जो स्थिति है उसको सुधार करने में, उसको परिवर्तन जो आया है उसमें राज्य द्वारा बहुत सारी भूमिकाएं अदा की गई हैं, जिसमें से कुछ भूमिकाओं का इस पे वर्णन किया है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे। तो गाइज इसके अंतर्गत हम स्त्री शिक्षा का विस्तार, पाश्चात्य संस्कृति, औद्योगिकरण, प्रेस, यातायात व संचार के साधनों की उपलब्धता, अंतर्जातीय विवाह, वरमूल्य तथा विमूल्य विवाह का प्रभाव, संयुक्त परिवारों का विघटन, सामाजिक सुधार आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन और सरकारी प्रयास, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है स्त्री शिक्षा का विस्तार। उसमें देखते हैं, ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा का सुधार होना प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता के बाद केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ ही अर्थक प्रयास किए हैं, जिससे शिक्षा विस्तार के साथ स्त्रियों में परंपरागत संकीर्ण मनोभाव एवं अंधविश्वास मनोभाव व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है स्त्री शिक्षा का विस्तार। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद, ठीक है, जब धीरे धीरे स्त्रियों के शिक्षा का विस्तार होने लगा, धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो अध्ययन करने लगी, पढ़ने लगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी, तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। ठीक है, जिससे शिक्षा के विस्तार के साथ स्त्रियों में जो परंपरागत संकीर्ण की जो मनोभावना थी और जो अंधविश्वास था, अब वो धीरे धीरे क्या होता गया, समाप्त होता जा रहा है। आगे देखते हैं, भारतीय महिला अब शिक्षा के लगभग हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है, जो राज्य सरकारों द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, तो जिससे महिला शिक्षा का विस्तार होने के बाद जो है स्त्रियों में परंपरागत जो संकीर्ण था और मनोभाव था, अंधविश्वास था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होता जाता है। तो भारतीय महिला जो है अब शिक्षा के हर क्षेत्र में लगभग तेजी से आगे बढ़ रही है। देख रहे, अब आजकल महिलाएं सारे संस्थान को संभाल रही हैं और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो खुद महिलाएं हैं।
आप सबको पता होगा कि शिक्षा के विस्तार के द्वारा, स्त्री शिक्षा के विस्तार के द्वारा ही आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना एक वजूद बना के रखी हैं। तो गाइस, जब हम अपना नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पाश्चात्य संस्कृति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इससे हमारा संबंध बढ़ने के साथ भारतीय महिला में जागृति आई। पाश्चात्य देशों के स्त्री पुरुष समाज को समान अधिकार प्राप्त है। इसका असर भारतीय समाज के महिला वर्ग पर ज़्यादा पड़ा, जिससे भारतीय महिला में अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए जागृत हुई। वह अन्य देशों के महिलाओं के आंदोलनों के संपर्क में आई। उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय महिलाओं ने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार किए। तो गाइस, इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखते हैं, जो हमारा हेडिंग है पाश्चात्य संस्कृति, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इससे जो हम पाश्चात्य संस्कृति, इससे जो हमारा संबंध है उसके बढ़ने के साथ साथ जो है भारतीय महिला में एक जागृति सी आई। ठीक है, जिसके कारण जो है भारतीय समाज के महिला वर्ग पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और वो जागृत हुई। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पाश्चात्य देश है उनमें स्त्री और पुरुष समाज के समान जो अधिकार है वो प्राप्त है, लेकिन इसका जो पाश्चात्य संस्कृति है इसका इसका जो संबंध है वो भारतीय संस्कृति पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। इसीलिए महिला वर्ग जो है वो भारतीय संस्कृति की जो महिला वर्ग है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति जागृत हुई और वो अन्य देशों की महिलाओं के संपर्क में आके उनके आंदोलन के संपर्क में आई और उससे प्रेरणा लेकर, उनके आंदोलनों से, उन महिलाओं से प्रेरणा लेकर अन्य देशों की महिलाओं से अपनी भारतीय महिलाओं ने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार किए। फिर गाइस, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारा औद्योगिकरण। ठीक है, इसमें देखते हैं राज्यों द्वारा औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई, जिसके फलस्वरूप महिलाएं भी घर से बाहर नौकरी के लिए निकलने लगी। उनकी पुरुषों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगी। अंतर्जातीय व प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन मिला। बाल विवाह, पर्दा प्रथा में कमी आई, जिससे उनकी स्थितियों में सुधार हुआ। तो गाइज, इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखते हैं, जो हमारा हेडिंग औद्योगिकरण है उसके अंतर्गत देखते हैं कि राज्यों द्वारा औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी रोजगार का अवसर में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, औद्योगिकरण जो हमारा हेडिंग है उसमें हम क्या देखते हैं कि जब राज्यों द्वारा औद्योगिकरण का विकास किया गया तो मान लीजिए उसमें ना सिर्फ पुरुष काम करने के लिए गए बल्कि महिलाएं भी गई। तो इसीलिए बताया गया है कि उनके बस पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो जिसके फलस्वरूप जो है महिलाएं भी घर से बाहर नौकरी के लिए निकलने लगी। पहले जो महिलाएं होती थी वो नौकरी धंधा नहीं करती थी, सिर्फ घर में रहती थी, उनका खाना बनाना पकाना यही सब उनका काम था। तो इसलिए पहले जो औरत होती थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना शिक्षा ग्रहण करती थी। आज के समय में महिलाएं बहुत आगे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे हैं, औरतें आगे हैं। तो इसीलिए आजकल की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलती हैं, नौकरी धंधा करती हैं और पुरुषों की निर्भरता उन पे क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। जब महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी औद्योगिकरण के लिए काम करने के लिए तो पुरुषों पे उनकी निर्भरता कम होने लगी, क्योंकि बाहर निकलने लगी, वो भी पैसे कमाने लगी, तो पुरुषों पे उनकी निर्भरता कम होने लगी। और अंतर्जातीय विवाह व प्रेम विवाहों को क्या हो गया, प्रोत्साहन मिलने लगा। बाल विवाह, पर्दा प्रथा में काफ़ी कमी आई। पहले जो होता था वो अंतर्जातीय विवाह नहीं होता था। ठीक है, अभी तो अंतर्जातीय विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, प्रेम विवाह भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो अंतर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह में प्रोत्साहन मिला। बाल विवाह में क्या हुई, कमी आई। पहले जब बच्चे छोटे होते थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तभी उनकी विवाह कर दिए जाते थे। और अभी तो काफ़ी स्थिति सुधर गई है, बहुत अच्छी हो गई है। 25-30 की उम्र में शादी सब लोग कर रहे हैं। तो बाल विवाह की जो स्थिति है वो क्या हो गई, सुधर गई और बाल विवाह में क्या हुआ, गिरावट हुआ। ठीक है, और पर्दा प्रथा जो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या थी, पर्दा प्रथा, उसमें क्या हुई, कमी आई। तो जिससे उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अंतर्जातीय विवाह।
तो गैस इसके अंतर्गत हम देखते हैं राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देने से स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया। इस प्रकार के विवाह में निम्न जाति व उच्च जाति का कोई संबंध नहीं होता। अंतर्जातीय विवाह से स्त्रियों का एक और समाज से संपर्क बढ़ता है, तो दूसरी तरफ वर मूल्य प्रथा दहेज में कमी आती है, जिससे लड़कियों को परिवार का बोझ समझने की भावना धीरे धीरे अंत हो रहा है और एवं उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक है, तो अंतर्जातीय विवाह इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिल जाने से जो है स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। तो इस प्रकार के विवाह में जो है निम्न जाति और उच्च जाति का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह में दूसरे जातियों में विवाह लोग करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिर्फ अपने जात में विवाह होते थे, इसलिए दहेज प्रथा भी काफ़ी प्रचलन में था। अभी जो है एक जात के लोग दूसरे जात से विवाह करते हैं, तो इससे जाति प्रथा का जो संबंध है उससे वो भी कम हो रहा है और दहेज प्रथा का भी अंत हो रहा है धीरे धीरे। आजकल बहुत सारे लोग दहेज लेना बंद कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से लड़कियों को परिवार का जो बोझ समझा जाता था जब दहेज प्रथा था, और मतलब अपने ही जात में जब विवाह किया जाता था तो दहेज प्रथा की प्रचलन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए लड़कियों को बोझ समझा जाता था। तो आज जब जाति अर्थात जब अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, दहेज प्रथा का अंत होता है और लड़कियों को जो बोझ समझा जाता था इस भावना का भी धीरे धीरे अंत हो रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें देखते हैं वर मूल्य प्रथा एवं विलम्ब विवाह का प्रभाव। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं, तो गाइस इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा हेडिंग है वर मूल्य प्रथा एवं विलम्ब विवाह का प्रभाव। उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि अत्यधिक वरमूल्य का प्रचलन भी अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति में को सुधार लाने में सहायक हो रहा है। वरमूल्य जिसे हम दहेज बोलते हैं वही है वरमूल्य। ठीक है, तो वरमूल्य का जो प्रचलन है वो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति सुधारने में क्या हो रहा है, सहायक हो रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव के चलते विलम्ब विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए जैसे विवाह के लिए जब वधू के पक्ष वाले जब जाते हैं वर के वहाँ, तो वो वर मूल्य का बात करते हैं, जिसके वजह से क्या है कि उसको दहेज को जुटाने में कुछ वक्त लगते हैं, तो इसलिए ऐसे विलम्ब होता है शादी में। तो तब तक लड़की को क्या किया जाता है, तब तक लड़की की पढ़ाई को रोका नहीं जाता है और उसकी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार से महिलाएं काफ़ी हद तक अधिक पढ़ भी ले रही हैं और विवाह भी उनके देर से हो रहे हैं वरमूल्य अर्थात दहेज प्रथा के कारण ही। ठीक है, और काफ़ी सारे जागरूक भी ऐसे माता पिता हैं जो अपनी लड़कियों की शादी पढ़ा लिखा के अच्छे खासे उसके बाद से शादी विवाह कर रहे हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि वर मूल्य के प्रचलन से अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में क्या हो रहा है, ये सहायक हो रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव के चलते विलम्ब विवाह को बढ़ावा मिला, अर्थात देर से जो विवाह हो रहे हैं अभी बड़े होने पे इस विवाह को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिला है। और साथ ही साथ इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि लड़कियों की शादी में विवाह में देरी हो रही है। माता पिता उसे खाली बैठने की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान कराने के लिए स्कूल कॉलेज एवं अन्य रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आया, जागरूकता बढ़ी, नौकरियों के प्रति उनका झुकाव हुआ, जिससे उनकी स्थिति में क्या हुए, काफ़ी सुधार हुए। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम यही देखते हैं कि अत्यधिक वरमूल्य के प्रचलन से जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार आने में क्या हो गया, सहायक हो गया, क्योंकि इसके प्रभाव के चलते जो है वो विलम्ब विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि जब दहेज की मांग करते हैं लड़की के घर वाले, तो लड़की के घर वाले जब पूरा दहेज जुटा के या जब शादी की व्यवस्था हो जाती है तभी लड़की को ढूंढते हैं, वर को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से जब समय बढ़ता जाता है तो वो अपनी लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाते नहीं, उन्हें खाली नहीं बैठने देते हैं, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, वो और अधिक शिक्षा ग्रहण करती हैं। और
जिसके इसका जो दुष्परिणाम है वो यही है कि इसके कारण जो है, विलंब विवाह के कारण जो है, वो लड़कियों की शादी होने में क्या हो रही है, देरी हो रही है। और माता पिता उसे खाली बैठने नहीं दे रहे हैं, उसे अपेक्षा जो है उसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कराने के लिए क्या कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, और रोजगार के लिए उसे शिक्षा ग्रहण कराने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जिससे उनकी स्थिति में, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में क्या हुआ, सुधार आया है, जागरूकता बढ़ी है, और नौकरियों के प्रति उनका झुकाव, जैसे जब मान लीजिए वो पढ़ाई कर रही हैं तो नौकरियों के प्रति उनका जो झुकाव है वो अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा संयुक्त परिवारों का विघटन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार सामाजिक परंपरा एवं अंधविश्वासों का एक केंद्रीय स्थली है, जहां किसी मूल्य पर लोग परंपरागत तरीकों एवं विचारों को त्यागना नहीं चाहते। वर्तमान समय में आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण जैसे जैसे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, उसे भी स्त्रियों को परिवार से आज़ादी मिली है, उसको हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, जिससे उसकी स्थिति में सुधार आया है। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग है संयुक्त परिवारों का विघटन, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो सामाजिक परंपरा और अंधविश्वासों का एक केंद्र है। ठीक है, एक केंद्र स्थल है, जहाँ किसी भी मूल्य पे लोग अपने परंपरागत तरीकों को, अपने विचारों को त्यागना नहीं चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये आधुनिकता के कारण, जो उनके बढ़ते प्रभाव हैं उसके कारण, जैसे जैसे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, वैसे वैसे उससे स्त्रियों को क्या होता है, परिवार से आज़ादी मिलती जा रही है। उनको हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय समाज के इतिहास में विभिन्न समय पर सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन ने भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए हैं। सर्वप्रथम राम मोहन राय ने इसका शुभारंभ किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ आदि महापुरुषों द्वारा चलाए गए आंदोलनों के वजह से महिला की स्थिति में सुधार हुआ। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन में भी महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भाग लिया, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ती गई, जिससे उनकी परिस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग है सामाजिक सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जब भारतीय समाज के इतिहास में विभिन्न समय पर सुधार हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन ने भी स्त्रियों को क्या स्थिति में क्या किया, सुधार लाए हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम राम मोहन राय ने इसका आरंभ किया था। जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका सर्वप्रथम राम मोहन राय ने इसका आरंभ किया था। उसके बाद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ आदि इन लोगों ने क्या है, ये आंदोलन को चलाया, जिसके वजह से महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए जो स्वाधीनता आंदोलन था, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें क्या मिली, सहभागिता मिल गई, जिससे उनका स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम अपना देखेंगे सरकारी प्रयास। तो गाइस, इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा सरकारी प्रयास है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में सरकारी योजनाओं का पर्याप्त योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत किया, जिससे उनको पुरुषों के समक्ष बनाया जा सके। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के समाप्त करने के लिए विभिन्न सरकारों ने समय समय पर विभिन्न कानूनों, जैसे बाल विवाह अधिनियम 1919, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, दहेज अधिनियम 1961, अधिनियम विवाह 1955 को लाने से महिलाओं में स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इसके साथ ही सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए भी कुछ विशेष अधिकार बनाए, जिसमें वेतन, प्रसूति सुविधा, वेश्यावृत्ति अधिनियम 1971, कन्या भ्रूण हत्या आदि से भी महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग है सरकारी प्रयास, अर्थात महिलाओं की परिस्थिति सुधारने में सरकार ने क्या प्रयास किया, इस हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे।
तो अभी हमने देखा कि जैसे महिलाओं की परिस्थिति को सुधारने में सरकारी योजनाओं का भी पर्याप्त योगदान रहा है। बहुत सारे अधिनियम को पारित करके सरकार ने बहुत सारे जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनका छुटकारा दिलाया है महिलाओं को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है महिलाओं के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत किया, जिससे उनको पुरुषों के समक्ष बनाया जा सके। ठीक है, बहुत सारे अधिनियम ऐसे चलाए गए जिनमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाने का बात रखा गया और उन्हें दिया गया। ठीक है, तो भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से सरकारों ने समय समय पर अधिनियम को लागू किया, कानून को लागू किया। जैसे कुछ अधिनियम ऐसे हैं कि बाल विवाह अधिनियम 1919 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत उम्र निर्धारित किया गया कि वर की उम्र कितनी होगी और वधू की उम्र कितनी होगी, अर्थात लड़की और लड़की का उम्र विवाह के लिए निश्चित किया गया कि इसकी उम्र होने के बाद ही उनका विवाह हो सकता है, उससे पहले कानूनी अपराध है विवाह करना। ठीक है, फिर हमने देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 चलाया गया, दहेज अधिनियम 1961 चलाया गया। फिर अधिनियम विवाह 1955 को लाने से महिलाओं में बहुत सारे महिला स्थिति को सुधारने में बहुत सारे अधिनियम को लाने पड़े, जिससे उनमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ, जिसके कारण जिसके साथ ही सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए, जिसमें कि वेतन, प्रसूति सुविधा, वेश्यावृत्ति अधिनियम 1971, कन्या भ्रूण हत्या आदि से भी क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।